हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, आरंभ कर चुके हैं आप लोगों के लिए महाकुंभ सीरीज। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम में लोग जुड़े हुए हैं, वहां से बहुत सारे स्टूडेंटों का यह कमेंट प्रश्न हमारे पास आया कि सर, हम 13 दिसंबर को हम बीपीएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाला है। हमारे लिए आप तो यूपीएससी के प्रीलिम्स निकाल लिए, अब आप हमको बता दीजिए, कुछ गाइडेंस दे दीजिए ताकि हम ही फर्स्ट अटेम्प्ट में हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सके। दोस्तों, हम आपको गारंटी देंगे कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। एक महीना तक आपको हम यह महाकुंभ सीरीज चलाएंगे। और ध्यान रखें, आपको सबसे पहले ना इस चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो आपके पास जाए सबसे पहले आप उसको क्लिक करके देखो। और ध्यान रहे, पूरे विस्तार से डेप्थ के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक भी चीजें हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। पहले हम लोग उस सीरीज को चलाएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है सवाल। तो एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सवाल एग्जाम में आने की संभावना रखता है, उन सभी बातों का हम लोग धीरे धीरे डिस्कसिंग करेंगे। लेकिन इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस साल बीपीएस की एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ध्यान रहे, उनको भी नेक्स्ट जब 71वां बीपीएससी की एग्जाम होगा, 72वां होगा, तो उनके लिए यह भी रामबाण साबित होगा। और हम पहली बार यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम देश दुनिया के खबर और आर्टिकल लिख कर लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो लोग हमारे वीडियो को देश दुनिया की खबर देखना चाहते हैं, उनको निराश बिल्कुल नहीं करेंगे हम, उनके लिए भी आएगी वीडियो। और ध्यान रखें कि वह वीडियो थोड़ा रिसर्च करने में, बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो 1-2 दिन के अंदर भी वही वीडियो आ जाएगी। और इस पर हमारा रिसर्च जारी था, पहले खुद मेहनत किया जाता है तब। तो यह जो क्लास होगी रिकॉर्डेड होगी, मतलब हम आपको क्लास रिकॉर्डेड देने वाला है। इसके दो मतलब एक से बहुत सारे कारण है। देखो, लाइव क्लास देने में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इधर उधर चले आते हैं, चैटिंग करने लगते हैं, उसमें समय बहुत निकल जाता है, कुछ गलत कमेंट भी कर देते होंगे, तो वहां पे टाइम निकल जाता है। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। कि कमेंट में क्या होता है ना कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कॉपी कलम लेकर बैठता रहता है, तो उसके सामने से कमेंट ऊपर भागता रहता है, तो उसका दिमाग डाइवर्ट होता है, कमेंट पर बार बार देखता रहता है, जिससे वजह से वो फोकस नहीं कर पाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का दिमाग भटके, डाइवर्ट होके, फोकस के साथ पूरा कलम कॉपी लेकर जो हम आपको यहाँ पे लिखेंगे उसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलोगे। और पूरा हम लोग पूरा मिशन पे 2024 का प्रथम, क्योंकि एग्जाम आपको देना, एग्जाम हमको तो देना नहीं है, तो आप ही तैयारी करोगे, आप ही करोगे, सब कुछ आपको ही करके ले चलना है। बस हम आपको जैसे गाइड करेंगे, जैसे करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इधर से पढ़ाई करके इधर से पढ़ाई किए होंगे, उधर से पढ़ाई किए होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, लेकिन उनको थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता होगी, तो हम आप लोग को हेल्प करने वाले हैं। लेकिन कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना, नहीं करना, क्या करना है, उसको हम आप लोग धीरे धीरे बताते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज जो हम लोग सवाल लेके आए हैं ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का सवाल है। तो पहले हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लगभग सप्ताह पर पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे ज्योग्राफी भी करेंगे, साइंस भी करेंगे, बिहार स्पेशल भी करेंगे। जहां जहां से सवाल एग्जाम यूपीएस बीपीएस में पूछता है, उसको हम लोग लगा डालेंगे। छूले आसमान तू जमीन की तलाश ना कर, छूले आसमान तू जमीन की तलाश ना कर, और आज से मेहनत करना सीख ले, भाग्य भरोसे का इंतजार ना कर। इसलिए दोस्तों, आपको अपने भाग पर विश्वास नहीं करना, बल्कि मेहनत पर विश्वास करना है, और अपने आप को एक सही दिशा में लेकर चलना है। दोस्तों, हम लोग शुरू कर चुके हैं, और महाकुंभ बीपीएससी के लिए, 70 बीपीएससी के लिए वो आप लोगों को रणभूमि उतरने की तैयारी अब कर देनी होगी। फर्स्ट सवाल आपके सामने, अब सवाल की तरफ, ठीक है, सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने रहा, हम लोग बिल्कुल बात नहीं करने वाले, डायरेक्ट सवाल हम लोग पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, डेप्थ में उसका एक्सप्लेन करेंगे। यूपीएससी का सवाल होगा, बीपीएससी का सवाल होगा, कुछ सवाल अपने से बनाया गया, उसको भी आप लोग करना है। आइए, पहला सवाल आपके सामने यह रहा। अब ध्यान रखिएगा, जो भी सवाल आपको देने वाला है, वह सवाल किस टॉपिक से है, उस टॉपिक को घर पर जाकर बार बार उसको पढ़ना है। जो भी आप लोग नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ना है। आइए, पहला सवाल, नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए, नया राज्य बनाने के लिए, संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत चाहिए। बहुमत की बात कर रहा है, यहाँ पर 3 चीजें हैं। पहला रहा नया राज्य,
पहले का दूसरा बात संशोधन 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 एक टॉपिक ही है क्या, एक टॉपिक है। तो सवाल आपको पूछा गया, अभी हम लोग ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे। एक टॉपिक ही है, कौन टॉपिक है, संशोधन। संशोधन के बाद भारतीय संविधान के भाग 20 में कहा गया है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 368 में संशोधन की बात किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो अनुच्छेद 368 के तहत तीन चीजों में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। कितने चीजों में, तीन चीजों में हम लोग बदलाव कर सकते हैं। पहल का ध्यान रखिएगा, यह ससुरा एग्जाम में पूछ चुका है, क्या एग्जाम में पूछ चुका है। पहले परिवर्तन, उसके बाद परिवर्तन, उसके बाद हम निरसन। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में तीन चीजों में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। पहले इस संविधान में किसी चीज को जोड़ना रहे उसको परिवर्तन करते हैं, अगर संविधान में किसी चीज को बदलाव करना रहे उसको परिवर्तन करते हैं। अगर संविधान में किसी चीज को अगर समाप्त करना रहे, इंड करना रहे, बर्बाद करना रहे, तबाह करना रहे उसको निरसन कहते हैं। यह सवाल क्या, यह सवाल एग्जाम में पूछा है, कहाँ पूछा है, एग्जाम में पूछा है। कौन से एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में। कहां से आ गया, यूपीएससी के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया। यह रहा 2024 का, जिसमें हम लोग यूपीएससी के एग्जाम दिए थे, क्या हम लोग 2024 को जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम दिए थे उसमें यह सवाल दाग दिया था। क्या दागा था, पहले उसको देखते हैं हम लोग। सवाल पूछा, भारत का संविधान का अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में किसके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन करेगी। अरे 2024 का सवाल है, अरे वो भी यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है। यहाँ पे देखो, जो अभी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संसद तीन चीजों में परिवर्तन कर सकती है। एक है परिवर्तन, एक है परिवर्तन, एक है निरसन। आइए यहाँ पे देखो, परिवर्तन परिवर्तन निरसन। अरे ऑप्शन नंबर 3 हो, अरे ऑप्शन नंबर 3 हो, डी लगा दो। कहाँ लगा दो, डी लगा दो। लेकिन इतना ही नहीं, क्या इतना ही नहीं, आगे देखते हम लोग। अनुच्छेद 368 के तहत हम तीनों चीजों में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग इन तीनों बदलाव करने के लिए केवल हम लोग दो तरह के प्रस्ताव ही पारित कर सकते हैं। साधारण प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। मतलब यह हुआ साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं होता है। किसके तहत से, अनुच्छेद 368 के तहत से। और इतना ही नहीं, अगर बात करें हम लोग, तो अनुच्छेद 368 के तहत दो चीजों से बदलाव कर सकते हैं। एक विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और एक और है विशेष बहुमत। अरे यार मेरा हाथ नहीं चल रहा है। एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के सहमति से हम लोग बदलाव कर सकते हैं। लेकिन इसमें नए राज्य की बात कहा गया ना, इसमें नए राज्य की बात कहा गया है। जब नए राज्य की बात किया गया है, कितनी नए राज्य की बात किया गया है, तो अनुच्छेद 3 में नए राज्य को हम लोग बदल सकते हैं, नए राज्य को निर्माण इसमें कर सकते हैं, नए राज्य बना सकते हैं। उसके जो अधिकार है वो संसद के पास है। लेकिन इतना ही नहीं, संविधान में संशोधन हम लोग मौलिक अधिकार में तो कर ही सकते हैं, लेकिन किसमें बदलाव नहीं कर सकते। अरे भाई साहब, मूल ढांचे में हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। मूल ढांचा कब आया था भाई साहब, मूल ढांचा कब आया था, तो केशवानंद भारतीवास आया था। केशवानंद भारतीवास आया था। कब आया था, तो 24 अप्रैल 1973 को आया था। केशवानंद भारतीवास के माध्यम से आया था। इतना ही नहीं, अगर कोई विशेष प्रस्ताव पारित करना रहे, ध्यान रखेगा, कोई प्रस्ताव पारित करना रहे, या तो साधारण विधेयक से या विशेष बहुमत से, या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों से, विधानसभाओं के सहमति से कोई अगर प्रस्ताव पारित करना रहे, तो राज्यसभा लोकसभा किसी भी प्रस्ताव से आप लेके जा सकते हैं। लेकिन राज्य के विधानसभाओं से आप प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, बदलाव करना रहे तो राज्य के विधानसभाओं से, राज्य के विधानसभाओं से बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव करने के लिए, मतलब कोई प्रस्ताव लाने के लिए, कोई भी चीजों बदलाव करने के लिए, अरे संशोधन का मतलब बदलाव होता है। इसमें राष्ट्रपति की क्या,
राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं होती है, राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं होती है। और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ही यह जो पहले विधेयक था अब बन जाएगा अधिनियम। अधिनियम बन जाएगा। किसके पास जाएगा? तो राष्ट्रपति के पास। सवाल देखो, सवाल एक, लेकिन यहाँ पर देखो सवाल हम कितने बना दिए एग्जाम के लिए, कितने सवाल हम बना दिए। अरे बाबा रे बाबा, कितने सवाल यहाँ देखो, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक सवाल से हमने कितना सवाल को खत्म कर दिया और कितने सारे टॉपिक को खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, तो साधारण विधेयक से, यहाँ देखो साधारण बहुमत से बहुत सी चीजों को बदलाव कर सकते हैं। साधारण बहुमत से बहुत सारी चीजों में बदलाव कर सकते हैं। जैसे में नए राज्य का निर्माण करना है, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं। साधारण बहुमत का मतलब यह होता है कि मानते हैं कि सदन में जितने भी लोग हैं उसके आधे लोग खाली कह दे कि हाँ इसमें बदलाव हो जाएगा, तो वह जो प्रस्ताव जो मतलब उसमें जो बदलाव किया गया वो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर 100 लोग हैं तो 50 लोग कहे कि हाँ बदलाव कर दो, बदलाव करे तो बदलाव हो जाएगा, इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। लेकिन अगर 100 लोग हैं उसके 2/3 लोग यानी 33% लोग कह दे, 100 तिहाई कितना होगा देखा जाए तो 33, मतलब कि 33 बोल दिया ना, तो कहते 100 लोग हैं उसको 2/3 करना रहे, इसको 33 मान लीजिए और 33 मतलब कि समझ लो कि इतना लोग, 3 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब कि 66 लोग ये कह दें कि हाँ बदलाव का इसको प्रस्ताव पारित करना होगा, तो आसानी से प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण बहुमत से किसमें बदलाव कर सकते हैं? तो जो छोटे छोटे संविधान में परिवर्तन करना होता ना, तो साधारण बहुमत से, इससे बड़े जो प्रस्ताव पारित करना होता है विशेष बहुमत से, उससे भी कठिन अगर बदलाव करना रहे तो विशेष पहले आधे राज्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है तो बदलाव हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिस्ट लिखा गया है, इस लिस्ट को आप याद कर सकते हो कि साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन कर सकते हो, संसद की कार्यवाही कर सकते हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई बदलाव करना रहे, राज्यसभा में सीटों का दोबारा गठन करना रहे, केंद्रीय सूची में कोई बदलाव करना रहे, तो उसमें आप साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। विशेष बहुमत से जिसमें राज्य की सहमति नहीं होती है, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बदलाव करना रहे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने के बाद की जाए हटा सकते हो, संसद के अधिकारों से हटा सकते हो, कुछ भी संविधान में भाषा का बदलाव करना है हटा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में बदलाव करना है कर सकते हो। अब इसको देख सकते हो राज्यसभा की शक्तियों में ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप लोग याद कर सकते हो, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पर सवाल अब यहाँ 2 नंबर देखो, 1 नंबर सवाल बहुत हो गया माथा पीछी, 2 में देखिए भारतीय संविधान में संशोधन शिक्षा अधिकार कब जोड़ा गया। यहाँ देखो शिक्षा का अधिकार, लेकिन हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। क्या हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे? अरे भाई साहब हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर अनुच्छेद 45 में शिक्षा के अधिकार का बात किया गया है, शिक्षा के अधिकार की बात किया गया है, कलम मोड़ चढ़ रहा है, शिक्षा का अधिकार की बात किया गया है। कितने वर्ष? अरे 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है, शिक्षा देना अनिवार्य है। अनिवार्य बना दिया गया। ये कहाँ किया गया बात? तो डीपीएसपी बात कहा गया, कहाँ किया गया? डीपीएसपी बात किया गया। लेकिन शिक्षा पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक मौलिक अधिकार होगा, यानी हर बच्चों को शिक्षा मिलेगा। इसको करने के लिए संविधान में किया गया बदलाव, यानी संशोधन किया गया। कौन से संशोधन किया गया हो? 86वां संविधान संशोधन करके अब शिक्षा को मौलिक अधिकार कर दिया गया। मौलिक अधिकार कर दिया गया। लेकिन यह जो प्रस्ताव था 2009 में प्रस्ताव पारित किया गया। लागू करने के बाद की जाए तो यह 1 अप्रैल 2010 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया।
लागू कर दिया गया। आइए सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो सवाल यहाँ पे लिखा गया है, तो ये हो गया सवाल। तो कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो सवाल नंबर 3 की तरफ देखते हैं। देखो सवाल 1 है, इसका हम लोग डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका फाउंडेशन क्लास भी चलता है हमारे यहाँ। यदि आप फाउंडेशन क्लास भी करना चाहते हो तो पूरा एक मेरे यूपीएससी मास्टर पॉलिटी था, आप किसी भी सब्जेक्ट हमको पढ़ना चाहोगे पढ़ा देंगे, हमको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। बस हमको यूट्यूब की दुनिया में कुछ भूचाल लाना है, ठीक है। आइए सवाल नंबर हम 2 तो देख लिए, अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो 3 देखो, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर, यार गजब गजब भाई साहब। सवाल नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार, देखिए यह जो सवाल जो बीपीएससी में जो सवाल पूछे गए थे, बीपीएससी के द्वारा इस सवाल को निरस्त कर दिया गया, इसका आंसर ही नहीं दिया। लेकिन हम आपको इसका आंसर देंगे, ठीक है, हम आपको आंसर इसका देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और आप लोग भी अपने हिसाब से इसका आंसर देने का प्रयास करोगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। देखो सबसे पहले का बात कि फंडामेंटल राइट्स के बात किया गया है। फंडामेंटल राइट्स एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, मौलिक अधिकार में पहले कितने अधिकार थे और कौन सा अधिकार था जिसको हटाकर अब उसको कानूनी अधिकार बनाया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया कौन से संशोधन के तहत हटाया गया, कौन से अनुच्छेद में रखा गया, कौन से भाग में रखा गया, ये सभी कमेंट बॉक्स में वैसे लिखना, ठीक है। सूचना का अधिकार, पहले का बात यह है कि सूचना का अधिकार आपको मौलिक अधिकार तो है ही नहीं है। पहले का बात यह है, भले यह मौलिक अधिकार को विस्तारित करता है, हर व्यक्ति को सरकारी माध्यम से या सरकार के किसी बातों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार। जैसे मानते कि सरकार कोई बात बोले, कोई भी सरकार इंफॉर्मेशन लेके आए, ठीक है, कि आज हर गांव में ना एक हर घर में एक टॉयलेट देना है भाई साहब, तो वो बोल दी कहीं ना कहीं छुप के बोल दी, या सरकार कोई बात बोल रही है तो जनता के पास पहुंचना चाहिए, उसको बोलते हैं सूचना। इसको लाया गया था आरटीआई एक्ट के तहत, आरटीआई एक्ट के तहत ध्यान रखेगा 2005 में लाया गया था। और इसके तहत हर व्यक्ति को जो सरकार बोलती है उसके पास वो भाषण वो बात पहुंचना चाहिए, सूचना का अधिकार है। हर व्यक्ति को इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे आदमी कुछ भी बोलो। किसके तहत? इसके तहत। और वह जो इंसान बोलता है ना, वह अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 के अनुसार बोलता है, यानी वाक और अभिव्यक्ति के तहत वह बोलता है। तो यह आपका नहीं होगा, ठीक है। भले आपको मौलिक अधिकार का विश्लेषण करता है, लेकिन सूचना का अधिकार के अंतर्गत है। काम का अधिकार, आपका बात बोले हम लोग, तो काम का अधिकार भारतीय संविधान के ही फंडामेंटल राइट्स में इसका वर्णन किया गया है, सॉरी डीपीएससी में इसका वर्णन किया गया है। डीपीएससी में अनुच्छेद में बात करें हम लोग, तो अनुच्छेद 41 में काम किया गया है, यानी हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को घर पर बैठा रहे, आंगन में बैठा रहे, या मचिया के नीचे बैठा रहे, पिढ़ाई के नीचे बैठा रहे, कहीं भी बैठा रहे, उसको काम करने का अधिकार है, उसको काम करना होगा। तो और कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो सरकार भाई साहब तब लाई मनरेगा, कल लाई मनरेगा लाई, महात्मा गांधी गारंटी सुरक्षा होता ना, तो इसके तहत ये भी 2005 में लाया गया था। ग्रामीण स्तरों के लिए लाया गया था कि हर व्यक्ति को, जो ग्रामीण जो स्तर पर जो लोग बैठे रहते हैं, बेरोजगार बैठे रहते हैं और एक दूसरे की शिकायत करते रहते गाँव में, अब उस व्यक्ति को उठाओ, भले सरकार क्या करेगी ना कि इतना दूर में गड्ढा कर देगी और उसको जबरदस्ती से इंसान करे भरो, भाई तुमको सर पर ले लेना, तो सरकार इस मनरेगा के तहत काम करने का अधिकार उसको दे सकती है। तो यह भी आपको मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, यह मौलिक अधिकार में आता है जो अभी बताया गया। तो शिक्षा का अधिकार बताया आपको कि शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, और अनुच्छेद 19 के 1 में कहा कि जिसको जोड़ा गया, सॉरी इसको जोड़ा गया अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया था, छोड़ा कहाँ जोड़ा गया याद नहीं पड़ रहा, तो उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। 2009 में प्रस्ताव पारित किया गया था, 2010 में लागू कर दिया गया था। तो यह आपका शिक्षा का अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के बाद किया गया था। अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया था। मकान का अधिकार, हर मतलब कि मकान का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसको अनुच्छेद 21 के तहत आप लोग जोड़ कर देख सकते हो। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकार है, अपने मकान रखने का अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार में उसको नहीं रखेंगे तो ही अच्छा है। तो अगर ज्यादा अगर 100% देखा जाए, मतलब कि 95%, मतलब जिसमें सबसे अधिक अगर
मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो वह कौन है? शिक्षा का अधिकार। हमारे अनुसार अगर हम यहाँ पे बीपीएससी एग्जाम देते हैं, इसका आंसर यही लगाते हैं हम। कौन लगाते हैं? तो शिक्षा के अधिकार को लगाते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। देखो यहाँ पर सवाल नंबर 4 देखो, यहाँ पर देखो सवाल जो लिखा गया ना वो अच्छा सवाल है, लिखा गया। फिर यहाँ से फंडामेंटल राइट्स, आपको घर बैठ कर फंडामेंटल राइट्स याद करना, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स चुने, वह मौलिक अधिकार चुने जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन विदेशी नागरिकों को यानी गैर नागरिकों को, जो विदेश के जो लोग आते हैं उनको प्राप्त है। या मतलब कौन सा अधिकार है जो केवल भारत के लोगों को प्राप्त है बल्कि विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है? ध्यान रखिएगा। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विदेशी व्यक्ति आकर यहाँ पर भाषण नहीं दे सकता। इसको मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यहाँ पर गैर नागरिकों को यहाँ पर नहीं है, भारत में उसका मौलिक अधिकार नहीं होगा। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति, यह जो बात किया गया अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में किया गया, इसमें 6 बात कहा गया है। ठीक है, इसमें 6 बात कहा गया है। तो यह जो प्राप्त है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को प्राप्त है, बल्कि विदेशी नागरिकों, जबकि विदेशी यानी गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन ये होगा विधि कानून के समक्ष समानता। यहां देखो बात करें हम लोग कानून के समक्ष समानता, तो ये अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया। लेकिन अनुच्छेद 14 में 2 तरह के बात किया गया है। एक आपको 14 का क्लॉज 1 जो विधि के समान, जो विधि के समक्ष समानता बोल सकते हैं। एक 14 के क्लॉज 2 में वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया विधि के समान संरक्षण की बात किया गया है, संरक्षण की बात किया गया है। ठीक है, यह जो लिया गया है वो आपको ब्रिटेन से लिया गया है, और यह होते हैं नकारात्मक। यह जो लिया गया है वो ससुराल अमेरिका से लिया गया है, और यह होता है सकारात्मक। ठीक है, तो यह भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, यह भारतीय नागरिक है प्लस विदेशी, इन दोनों के प्राप्त है। यह नहीं होगा अल्पसंख्यक अधिकार। अल्पसंख्यक का मतलब है कि हर चीजों में जो कम हो, भाषा के रूप हो सकता है, जाति के रूप हो सकता है, इसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक का जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक किया गया है, जो केवल भारतीयों को प्राप्त बल्कि विदेशी लोगों को प्राप्त या नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। जीवन और स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार, हर व्यक्ति को जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। यह जो बात किया गया अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और ये आपका केवल आपको भारतीय नागरिक को प्राप्त, भारतीय और विदेशी नागरिक हर व्यक्ति को यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर, थोड़ा सा ढीला कर दिए, और हम चाहते हैं तो सबको इतना विस्तार से एक्सप्लेन कर सकते ना, सब कोई जवाब नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा कम, कोई बात नहीं, आगे जो कंटिन्यू करेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा, जो व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराएगा कुछ बोलेगा ना भाई साहब, यानी उसको बोलने का अधिकार होगा। जब झंडा गीत गाएगा तो उसको बोलने का अधिकार होगा करेगा, जो बोलने का अधिकार होगा तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति बोलेगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। बोलने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में इसका वर्णन किया गया है। झंडा विधि के समक्ष समानता से बात किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 में वही जीवन और जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात की, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 इसमें जीवन जीने का अधिकार की बात किया गया, जीवन की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। इसमें वही बताया विधि के समक्ष, इसमें 2 बात कहा जब लिखवाया गया पीछे, विधि के समक्ष समानता अब तो हटा दिया गया है, इसको नहीं हटाया गया, मतलब जो आंख पर जब पट्टी था ना उसको हटा दिया गया। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत, और धार्मिक स्वतंत्रता,
धार्मिक अधिकार लिख सकते हो। धार्मिक, हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। अपने धर्म जो जिसको मन करे वो धर्म परिवर्तन हो सकता है, धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 25 के तहत देखिए, आज हम सवाल ना 5 तक रहे थे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारे लोग ना बोर हो जाएंगे, क्योंकि पहला क्लास थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा कर दिए, ज्यादा समझा दिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे और हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, सपोर्ट नहीं रहा तो फिर भी कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट अच्छे अच्छे कीजिएगा, ताकि हमको और मोटिवेट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।